किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसके पीछे की जर्नी कैसी रहती है, क्या रहती है? ये जो डॉक्टर बनने की जर्नी है, सुनने में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। नहीं आप कितने मतलब घंटे पढ़ते थे? 14-15 घंटे। बहुत से केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चों ने खाली नीट एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ एंड देन दोबारा कंडक्ट किया, उस दौरान भी कई बच्चों ने गिव अप कर दिया, तो ऐसा क्यों है? कोई भी एग्ज़ामिनेशन ना सिलेक्शन के लिए नहीं होता है। क्या एक बार डायलिसिस करवाने के बाद उन्हें लाइफ लॉन्ग करवाना पड़ता है? डायलिसिस ना एक मोडालिटी है, जिसे हम बोलते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये खराब होने का कारण क्या है? छोटे बच्चे जिम जा रहे हैं, उन्हें बॉडी बनाना है। ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए कि वो उन्हें किडनी की ये प्रॉब्लम्स ना हों? कौन से ऐसे किडनी के टेस्ट हैं जो हर इंडिविजुअल को कराने चाहिए? पर्टिकुलरली 40 ईयर्स से अबव लोग साल में अगर एक बार भी ये अपना टेस्ट करा लें तो सफिशिएंट है। किडनी ट्रांसप्लांट कौन सी कंडीशन या कौन सी स्टेज पे आप किसी को रेकमेंड करते हैं? जो हमारे डोनर्स होते हैं, एआई और टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ गया है हर फील्ड में, तो नेफ्रोलॉजी में आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फ्यूचर है? मुझे लगता है कि क्या बॉडी एक किडनी पे नॉर्मल फंक्शन कर सकती है? थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स। सो इस एपिसोड में खाली हम किडनी हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे, हम ये जानेंगे कि अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसके पीछे की जर्नी कैसी रहती है, क्या रहती है। एंड आप इतने बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो पहले मैं आप ही से स्टार्ट करूँगी कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? थैंक यू सुकृति। ये मेड टॉक की जर्न में आके आप लोगों से बात करके इस पॉडकास्ट में आना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं चाह भी रहा था कि एक पॉडकास्ट करूं ताकि लोगों को बताऊं कि ये जो डॉक्टर बनने की जर्नी है, सुनने में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। लेकिन क्या है कि इस जर्नी में ना 2-3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। पहला कि आपको कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो 2 साल 11th-12th के बाद लोग 11th-12th की पढ़ाई करते हैं, उनको लगता है कि यही पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है ना, मेडिसिन एक लाइफ़ लॉन्ग कमिटमेंट है। तो वहाँ पे अगर आप 10-12 घंटा पढ़ते हैं तो आप समझिए पूरी लाइफ आपको हर दिन 10-12 घंटे अपने दिन के देने पड़ेंगे। तो ये ना एक तरीके से तैयार किया जाता है आपको कि आप क्या इस तरीके के प्रोफेशन के लिए रेडी हैं, क्योंकि कमिटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेडिकेशन अपने काम के लिए और पेशेंस होना। सो अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पास और आप मेहनत कर रहे हैं तो मेडिकल का प्रोफेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो तो सर मेरी जर्नी भी ऐसी ही थी। हमने 11th-12th मैंने अपनी 11th-12th की पढ़ाई करी हाँ जी। और फिर मुझे मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए हार्डली 1 महीने का ही टाइम मिला था। लेकिन क्या है कि उस तैयारी में मैं बहुत फ़ोकस था। मुझे पता था कि इतना ही क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। ऐसा होता है ना, लोग 100% के लिए तैयार करने लगते हैं एंड देन यू डोंट गेट इवन 80%। मैंने अपना टारगेट रखा था कि मुझे 80% क्वेश्चंस करने हैं बस, दैट्स इट। लेकिन वो 80% विथ 100% एक्यूरेसी। तो मैंने सवाल भी उतनी अटेम्प्ट किए थे अच्छा। एंड आई गॉट सेलेक्टेड। तो जो फिर भी 1 महीना तो पर बहुत ही कम है अगर आपने हाँ, नहीं मेडिसिन के लिए प्रिपेयर करना है तो। नहीं आप कितने मतलब घंटे पढ़ते थे? 16-18? 14-15 घंटे। मतलब मैं सुबह उठता था करीब 5, साढ़े 5, 6 बजे पूरे दिन पढ़ते और थे? पूरे दिन पढ़ता था और रात 11 बजे सो जाता था। ऐसे बस 1 महीने, बट इट वाज़ वेरी फोकस्ड। आपको पता था कि यही टॉपिक पढ़ाई करनी है, इनसे इतने क्वेश्चन्स आने हैं और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं करना है। यू डू लाइक दिस एंड 1 महीना काफ़ी है। हाँ, लेकिन अगर आपके 11th-12th का फाउंडेशन भी ठीक होना चाहिए। ऐसा हाँ नहीं है कि जी। आपने 11th-12th पढ़ाई नहीं करी और आप सोच रहे हो कि 1 महीने में आप मेडिकल का एंट्रेंस क्रैक कर लोगे, तो वो नहीं हो पाता। सेम गोज़ विथ आप एमडी के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो या सर फिर आप उसमें आपका नेफ्रोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट बना? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली नेफ्रोलॉजी जो है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी है। और जब मेरी एमडी की ट्रेनिंग चल रही थी तो मेरे एक टीचर हैं जो हमें उस समय ही किडनी बायोप्सी कराने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड किडनी बायोप्सी कराया करते थे। मेरे टीचर का नाम है डॉक्टर पंकज हंस। तो सर पटना मेडिकल कॉलेज में उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर थे और हमें किडनी की बीमारियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते रहते थे। तो वहाँ से हमारा इंटरेस्ट राइज़ हुआ कि किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नहीं तो आप यूजुअल मेडिकल कॉलेज में जब आप जाते हो और आप एमडी कर रहे होते हो तो मैक्सिमम केस आपको कार्डियक, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इतने ही आते हैं। हाँ जी। किडनी की बीमारियां पेशेंट भी कम आ रहे होते थे उस समय और अवेयरनेस भी नहीं होती। तो लेकिन सर ने जब बायोप्सी कराई, हमने 2-3 पेशेंट्स इतने ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स होते हुए देखे, फिर लगा कि नहीं, नेफ्रोलॉजी इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, यहाँ काम किया जा सकता है। और फिर मैंने अपना एंट्रेंस दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। देन आई केम टू सर गंगाराम हॉस्पिटल। यहाँ पे मेरे मेंटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो डॉक्टर DS राणा सर और डॉक्टर AK भल्ला सर, इन्होंने बहुत ही अच्छी मेंटरिंग की। और यहाँ पे आके तो हमारा लैंडस्केप ही बदल गया। हमें लगा किडनी के पेशेंट ख़राब कहाँ होते हैं, इतनी ख़राब कंडीशन से पेशेंट ठीक हो जाते थे। तो जब आप ऐसा देखते हो आपको लग रहा होता है कि नहीं, यहाँ से भी पेशेंट टर्न अराउंड करते हैं। इट इज़ जस्ट कि आपको और पेशेंट की फैमिली को थोड़ा फेथ और ट्रस्ट रखना होता है, फिर चीज़ें। डॉक्टर्स तो वैसे भी ऑप्टिमिस्टिक ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अल्टीमेटली ठीक करना ही, हाँ वो उस डेफिनेटली पर्सपेक्टिव से ही काम कर रहे थे कि ठीक तो करना ही ठीक है। करना ही करना है। तो मतलब जो मेरी सर गंगाराम हॉस्पिटल की ट्रेनिंग थी उसने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि आप वहाँ पे सारे वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखते थे। दिन में करीब 50-60 पेशेंट रोज़ आप देख रहे होते थे। और ऐसा ट्रेनिंग पूरे 3 साल चली। सो डे इन एंड डे आउट मैं आपको बताऊंगा, एक रात मेरी फर्स्ट मंथ की ट्रेनिंग चल रही थी, एक ही रात मैंने 3 पेशेंट देखे। एक का किडनी ट्रांसप्लांट होना था, एक का लिवर ट्रांसप्लांट होना था, एक का हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। तो मेरे लिए ना इट वाज जस्ट ए आई ओपनर कि ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो रहा है एक ही हॉस्पिटल में, इधर लिवर ट्रांसप्लांट चल रहा है, और तीनों में एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मुझे ही जाना था। अच्छा। सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। और फिर वहाँ से चीज़ें अच्छी होती चली गई और आज मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। जैसे लाखों बच्चे एवरी ईयर नीट का एग्ज़ाम देते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं। आपने तो बताया आपने 1 महीने में प्रिपेयर करके एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो क्या मतलब इसकी जो इतनी हाइप बनी हुई है, और आजकल बच्चे डरते भी हैं एग्ज़ाम देने से, या प्रिपेयर करते हैं बट होप छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। और आजकल हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चों ने खाली नीट एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ एंड देन दोबारा कंडक्ट किया, उस दौरान भी कई बच्चों ने गिव अप कर दिया। तो ऐसा क्यों है? हाँ नहीं, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, गिव अप करना तो है ही नहीं। अगर आप अपने आप को आपने सोचा है कि आपको मेडिसिन को एज ए कैरियर चूज़ करना है, तो मेडिसिन में तो गिव अप होता ही नहीं है। तो ये चीज़ ना आपके लाइफ में भी आनी चाहिए। हर ऑब्स्टेकल ना एक कुछ नया रास्ता खोल दे रहा होता है। तो परेशानियों से घबराना नहीं होता आपको। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इसके बाद करियर कुछ नहीं है। तो अगर कुछ बच्चे हैं जो किसी कारणवश इसमें सेलेक्ट नहीं भी हो पाते हैं, तो आज के टाइम में ना बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। आप कुछ भी करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको मेडिसिन करना ही है, मेडिकल प्रोफेशन में आना है, तो मैंने जैसा बताया कि 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज रोज़ आपको अपने प्रोफेशन के लिए देना होता है। हाँ जी। और जब आप यही चीज़ आप 11-12 से स्टार्ट कर देते हैं, आप इतने घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि ये बहुत है। फिर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भी आपको 12-13 घंटे रोज़ पढ़ने होते हैं। ऐसा करते करते आप 5 साढ़े 5 साल निकालते हैं। फिर आप MD कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप काम भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है। और पढ़ाई का स्टैंडर्ड हर अगले लेवल में ना पिछले वाले से बहुत हाई होता है। तो ये सब आपको ट्रेन किया जा रहा होता है, ताकि जब आप रियल लाइफ में आएँ और अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस करें, तो फिर उस समय ना वो छोटे मोटे चैलेंजेस से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप हर चीज़ डील कर सकते हैं, सब ख़राब से ख़राब सिचुएशन को भी अच्छे सिचुएशन में बदल सकते हैं। तो इसी की ये तैयारी होती है। और ये माइंडसेट भी आपका तभी बनता है जब आप बहुत ख़राब पेशेंट को ठीक कर देते हैं। उसके बाद जो ग्रेटिफिकेशन आपको मिलता है ना, उसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे घबराएं नहीं, अपने अपने स्ट्रेंथ पे
और अपने फोकस्ड प्रिपरेशन के ऊपर बिलीफ रखें। हाँ, ये दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, कोई भी एग्ज़ामिनेशन ना सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, ये बड़ा हाँ। इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल 11th-12th के बोर्ड्स में क्या है कि वहाँ पे सारे बच्चों को एक नंबर्स मिलते हैं, किसी को 80%, किसी को 90%, किसी को 100%। वहाँ पे किसी को हटाना नहीं है। बट जब आप किसी एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं, वहाँ पे वो रिजेक्शन के लिए होता है। दे ट्राई टू रिजेक्ट मैक्सिमम कैंडिडेट्स, ताकि जो बेस्ट सूटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाए। तो तैयारी का प्रिपरेशन भी जो स्टाइल है वो बदल जाना चाहिए। आपको यहाँ फोकस करना पड़ेगा उन टॉपिक्स पे, उन क्वेश्चंस पे जो रिपीटेडली आ रहे हैं, जहाँ से नए नए क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। और जब आप फोकस करके उन सबों के लिए तैयार करते हैं, देन यू आर रेडी फॉर द एग्ज़ामिनेशन। तो कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं और ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स आप क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ऐसे अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, एग्ज़ाम के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। सो व्हाट डज़ अ टिपिकल डे इन योर लाइफ लुक लाइक? क्योंकि आज मतलब जो हम देखते हैं वो सीरीज़ में या मूवीज़ में देखते हैं कि इधर से कोई पेशेंट आ रहा है, उधर इमरजेंसी में आपको बुला लिया गया है। सो व्हाट इज़ योर टिपिकल डे लुक लाइक? आप कितने पेशेंट्स देखते हैं एक दिन में, और कितने उसमें से सर्जरीज होती हैं? देखिए, नेफ्रोलॉजिस्ट की लाइफ में तो उतना वैसा फिल्मी कुछ होता नहीं है। इट्स प्रिटी मच कूल एंड काम। सुबह मैं उठ के अपने हॉस्पिटल के लिए तैयार होता हूँ, 9 बजे तक मैं हॉस्पिटल आता हूँ। फिर ओपीडीज़ में जितने पेशेंट होते हैं उन्हें देखता हूँ। देखने के बाद राउंड्स होता है हॉस्पिटल में, जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं उन्हें राउंड लेता, उनका देखना होता है उन्हें कैसी उनकी प्रोग्रेस है, क्या है, नहीं है। कुछ प्रोसीजर्स अगर हुए, जैसे कि फिस्टुला बनाना, पर्म कैट डालना, बायोप्सी करना, तो वो राउंड्स के दौरान ही प्लान हो जाते हैं कि करना है या नहीं करना है। अकॉर्डिंगली अगले 2-3 घंटे में वो सारे प्रोसीजर्स हो जाते हैं। फिर मेरी ओपीडी होती है, शाम की ओपीडी। तो ओपीडी में जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें मैं देखता हूँ। फिर एक शाम का राउंड होता है एंड देन आई एम बैक टू माई होम। तो कोई ऐसा बहुत फर्ज नहीं है इसमें। हाँ, जिस दिन हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट्स हो रहे होते हैं, उस दिन ऐसा रहता है कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाते हैं हम लोग, और प्रिपरेशंस होती हैं, कई बार आपको ओटीज़ में जाना पड़ जाता है। हाँ जी। सो दैट इज़ देयर, बट ओवरऑल बहुत कूल एंड काम ही रहता है। और अंडरस्टूड। बाकी जो हमारे डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम जी। मॉर्निंग और इवनिंग राउंड्स के दौरान देख लेते हैं। सो दिस इज़ यूजुअल लाइफ ऑफ ए नेफ्रोलॉजिस्ट। सर्जरी वाले जो सर्जरी हाँ वाले जी। लोग होते हैं, सर्जन्स, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जब वो ओटी में होते हैं, वो सर्जरी कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। सर, डायलिसिस के बारे में हमने खाली भी रील्स में सुना है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप बताइए कि डायलिसिस कब करवाते हैं पेशेंट्स? क्या एक बार डायलिसिस करवाने के बाद उन्हें लाइफ लॉन्ग करवाना पड़ता है? ये ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा स्वीकृति। डायलिसिस ना एक मोडालिटी है जो किडनी के जगह पे, किडनी के लिए रिप्लेसमेंट है वो, तो इसे हम बोलते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हाँ जी। तो डायलिसिस करती क्या है, हमारे बॉडी में जितने भी अनावश्यक तत्व बन जाते हैं, जिन्हें किडनी यूजुअली फ़िल्टर करके निकाल दे रही थी, या बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर का बैलेंस मेंटेन करना, इन सब चीज़ों को जब किडनी नहीं कर पाती तो वो काम मशीन कर रही होती है। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कारण क्या था किडनी के ख़राब होने के, कि डायलिसिस कितने दिनों तक करना पड़ेगा। सपोज़ किसी को लूज़ मोशंस लग गए, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई, शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई, और टेम्पररली किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में, या किसी को हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक आया, हार्ट फेलियर हो गया और उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, या किसी को मलेरिया हुआ, सीवियर मलेरिया, इस इन्फेक्शन की वजह से किडनी पे असर पड़ा और किडनी ने काम करना बंद कर दिया। ये सब टेम्पररी किडनी के सिचुएशंस हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। ओके। तो इन सब सिनेरियोज में जब आप डायलिसिस करते हैं तो 1 या 2 बार डायलिसिस करना पड़ता है,
फिर पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट की जो प्राइमरी प्रॉब्लम थी वो जैसे ठीक होती है, किडनी अपने आप ठीक हो जाती है और फिर आपको डायलिसिस करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी धीरे 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 ओवर द ईयर्स ख़राब होती चली गई और फिर एक स्टेज आता है जब वो दोनों किडनी कंप्लीटली ख़राब हो जाती है। फिर ऐसे सिनारियों में जब आप डायलिसिस स्टार्ट करते हो तब वो रुक नहीं पाता, क्योंकि जो प्राइमरी इलनेस है वो तो ठीक नहीं होने वाली और ना ही हमारी किडनी रिकवर कर रही है। तो जब किडनी काम नहीं कर रही है और पेशेंट को ज़िंदा रहना है तो कोई साधन हमें रखना पड़ेगा जो किडनी के जगह पे काम करे। इसीलिए वैसे सिनेरियो में थ्रू आउट लाइफ डायलिसिस करानी पड़ती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो जनरली जब इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के भी ना 5 स्टेजेस होते हैं। तो लास्ट स्टेज में जब पेशेंट होता है जिसे हम CKD स्टेज 5 बोलते हैं, उसमें जब हम डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तब वो नहीं रुकता। बट अदरवाइज एक बहुत बड़ा पेशेंट सब ग्रुप है जिसे एक्यूट किडनी इंजरी होती है और इसमें जब डायलिसिस होती है वो टेम्पररी होती है। लेकिन लोगों में फियर डायलिसिस के वर्ड का इतना ज़्यादा है कि जैसे ही हम बोलते हैं कि उनकी डायलिसिस करनी पड़ेगी, उन्हें लगता है ओह अब मेरे पेशेंट की किडनी भी पूरी ख़राब हो गई, जबकि ऐसी बात नहीं होती है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करना कि किस वजह से डायलिसिस करनी पड़ रही है। एंड सर ऐसा भी कुछ है कि डायलिसिस के मैक्सिमम पेशेंट्स आपके पास अर्बन सेक्टर से आते हैं या रूरल सेक्टर से आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ओवर लास्ट 6-7 ईयर्स में जो ट्रेंड हमने देखा है, अब ना डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई है। पहले ऐसा लगता था कि केवल जो 50, 60 साल, 70 साल वाले लोग हैं उनकी किडनी ख़राब हो रही है और वो आ रहे हैं। अभी ना बहुत यंग पेशेंट्स 18 साल, 20 साल, 22 साल वाले लोग आ रहे हैं जिनकी किडनी कम्प्लीटली शट डाउन रहती है और उन्हें डायलिसिस पे स्विच करना पड़ता है। सर और ये ख़राब होने का कारण क्या है? क्योंकि इंडिया में हमें पता है कि किडनी ख़राब होने के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत छोटी उम्र में बढ़ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? हाँ, नहीं आपने सही बताया और ये चीज़ ना हम लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो एक तो लाइफ़स्टाइल इसका बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। हमारा लाइफ़स्टाइल काफ़ी ख़राब हो गया है। दूसरा है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेन किलर्स या सेल्फ मेडिकेशन, आप इसे बोलिए। जो सेल्फ मेडिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है। लोग, छोटे बच्चे जिम जा रहे हैं, उन्हें बॉडी बनाना है, जिम वाले ट्रेनर्स या किसी के कहे सुने पे वो कुछ भी दवाई ले लेते हैं, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। उन्हें जिम में एक्सरसाइज करते वक्त दर्द होती है, वो जाके पेन किलर्स ले लेते हैं। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे यंग पेशेंट्स हमने देखे जो, उनको आप देखोगे बहुत मस्कुलर हैं, वो बॉडी बिल्डिंग वाले हैं एकदम से बच्चे, और उनकी किडनी कम्प्लीटली ख़राब हो गई। तो ये केसेस आजकल बढ़ गए। दूसरा है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के वजह से जो मिडिल एज ग्रुप है वो बहुत सफ़र कर रहा है। 40-45 जो प्रोडक्टिव एज है, जहाँ पे आदमी बहुत अच्छा काम करता, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता, वो एज ग्रुप आजकल ना बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड पुअर लाइफस्टाइल, तो इनमें किडनी की डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ जा रही है। वो ध्यान नहीं दे पा रहे अपने हेल्थ पे, और जब तक ध्यान देते हैं तब तक लेट हो गया होता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि ना किडनी की बीमारी, जिसे हम, जो पर्टिकुलरली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है ना, इनिशियल स्टेजेस में साइलेंट होती है। उसके कोई ऐसे ऑब्वियस सिम्टम नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ी सी थकान लग सकती है, ऐसा हो सकता है कि रात में आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा हो, पैरों में थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ रही हो। ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिसको लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। और नतीजा क्या होता है, जब तक आपको ध्यान आता है कि हाँ अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अब मुझे चेकअप कराना चाहिए, तब तक बीमारी काफ़ी बढ़ गई रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं पिछले 10 सालों में। सर तो स्पेशली ये जो आपने 18, 20, 22 साल के बच्चों के लिए बोला,
ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए कि वो उन्हें किडनी की ये प्रॉब्लम्स ना हो? हाँ, तो देखिए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है ना मोस्टली एक लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। दूसरा है कि जिन लोगों की भी ना फैमिली हिस्ट्री हो किडनी डिजीज़ की, हुँ, वो थोड़े अटेंटिव रहें। वो बच्चों के यूजुअल रूटीन टेस्टिंग करा के स्क्रीन कर लें कि इन्हें कुछ रिस्क है या नहीं है। दूसरा है, अगर वो जिम जाते हैं, कोई सप्लीमेंट लेते हैं, जी। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई सप्लीमेंट या कोई पेन किलर ना लें। तीसरी बात है कि अनड्यू स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस होता है, आपकी रात की स्लीप हैम्पर होती है, नॉक्टर्नल स्लीप हैम्पर होती है, आपको हाइपरटेंशन होने लगता है। यंग एज में हाइपरटेंशन हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने में इतने लगे पड़े हुए हो तो कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान नहीं होता। ये हाइपरटेंशन ग्रेजुअली आपकी किडनी को डैमेज करता है, आपके हार्ट को अफेक्टेड करता है। यंग एज में हार्ट अटैक्स होने लगते हैं, किडनी फेलियर होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें ना बेसिकली हमें अपने ओवरऑल लाइफ को थोड़ा हेल्दी रखना है। प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर वाटर इनटेक और स्ट्रेस कम से कम रखना, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। सो ये अगर हेल्दी हैबिट्स रखते हैं तो जनरली इन बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है फॉर यंग यंग वंस। यस। सर आपने इसमें से एक बताया वाटर इनटेक। तो यूजुअली जब वाटर इनटेक की बात करते हैं तो कहते हैं कि पानी पीते रहो, तो मतलब सबको बहुत पानी पीना चाहिए। तो क्या ये बात सही है सबके लिए, ये एडवाइजरी? हाँ, ये देखिए हर आदमी का वाटर इनटेक जो है ना वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसके एज, उसके इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है और काम कर रहा है, और अदर कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है, हाँ जी। इसके बेसिस पे डिसाइड होती है। तो कोई एक सिंपल फार्मूला हम नहीं बता सकते कि ये सबके लिए सही है। अब सपोज़ कोई एक रनर है, एथलीट है, वो बहुत दौड़ता है गर्मियों में और वो दिल्ली में रहता है सपोज़, इतनी गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ। अब इस गर्मी में अगर वो दौड़ रहा है और उसका वाटर का इंटेक कम होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल। तो डेफिनेटली उसके वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और एक हम और आप हैं जो हमें ऑफिस में काम करना है, तो हमारे वाटर का इंटेक डेफिनेटली उससे काफ़ी कम कम होगा। होगा। सिमिलरली अगर कोई एक मिडिल एज या एल्डरली जेंटलमैन है जिसे हार्ट की भी प्रॉब्लम है, किडनी की भी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उनका वाटर इनटेक और कम होगा। तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट अगर एक यंग मैन या वुमेन है जी। जो नॉर्मल वर्क करता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम हेवी एक्सरसाइज करने वाला है, तो 2 से 3 लीटर वाटर इनटेक सफिशिएंट होता है। टू मच और टू लिटिल दोनों ही डेंजरस है। दोनों ही डेंजरस। तो 2 से 3 लीटर वाटर इनटेक अगर हम कर रहे हैं, अब इसमें देखिए जैसे गर्मियां हैं तो आप 3 लीटर के अराउंड पी लो, हाँ जब जी। ठंड का मौसम है तो आप 2 लीटर के अराउंड पी लो। तो दिस मच इज़ गुड एनफ। ओके। एंड सर आजकल जो वेपिंग, स्मोकिंग और लिकर इनटेक अमंगस्ट यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका क्या किडनी पे कोई इफ़ेक्ट होता है? डेफिनेटली ये सब किडनी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। जो भी हम वेपिंग कर रहे हैं या सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिगरेट स्मोक जो है केवल लंग्स को डैमेज करता है, वो जनरलाइज्ड एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करता है, जिससे हार्ट अटैक्स आते हैं, इससे किडनी भी ख़राब हो जाती है। तो ये सारे जितने भी बुरी आदतें हैं, चाहे आप वेपिंग कह लो या अल्कोहल कंजम्पशन है या सिगरेट स्मोकिंग है, ये किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। तो इन्हें ना करें, जितना से ज़्यादा डिस्करेज करें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सर कौन से ऐसे किडनी के टेस्ट हैं जो हर इंडिविजुअल को कराने ही चाहिए? देखिए किडनी के टेस्ट ना बहुत ही सिंपल हैं। एक किडनी फंक्शन टेस्ट करके टेस्ट बोलते हैं हम लोग, जिसमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में टेस्ट हो जाते हैं।
और दूसरा एक यूरिन टेस्ट होता है जिसे हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन बोलते हैं। अगर ये 2 टेस्ट हम करा लें, पर्टिकुलरली 40 ईयर्स से अबव लोग साल में अगर एक बार भी ये अपना टेस्ट करा जी। लें तो सफिशेंट है। जिन लोगों को कुछ रिस्क फैक्टर्स है, हाँ जैसे जी। फैमिली हिस्ट्री है या उन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें हाइपरटेंशन है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनमें हो सकता है कि ये टेस्ट उनके फिजिशियन साल में 2 बार या 3 बार जैसे भी रिक्वायरमेंट हो वो वैसे कराएं। बट अदरवाइज़ वंस इन अ ईयर अगर आप रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग में इन 2 टेस्ट को करा रहे हैं तो 99% चीज़ें हम ना टाइमली पिकअप कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बड़े सस्ते से टेस्ट हैं ये, तो ये करा लेना चाहिए। ठीक है। एंड सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कौन सी कंडीशन या कौन सी स्टेज पे आप किसी को रेकमेंड करते हैं? जी देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट यूजुअली किडनी की बीमारी का जो 5वां स्टेज है, CKD स्टेज 5, जी। जिसमें किडनी के फंक्शंस लेस देन 15% ही रह जाते हैं, तब हम करते हैं। कुछ लोगों में हम ये प्री इम्प्टिव भी कर लेते हैं, जैसे हमें पता है कि इनका किडनी का फंक्शन 20% से कम हो गया है, जिसे हम किडनी के फंक्शन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से मेज़र कर रहे हैं। तो किसी का GFR लेस देन 20 हो चुका है और वो कंसिस्टेंट है और हमें पता है कि ये बीमारी इसके रुकने वाली नहीं है, तो बिना डायलिसिस कराए हुए भी हम उसे प्रीएम्प्टिवली सीधे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर किसी के फंक्शन 15% से कम हो गए हैं और अब उन्हें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट लगने लगी है या वो डायलिसिस पे हैं, तो वैसे सिनेरियो में हम उन्हें ट्रांसप्लांट का भी ऑफ़र करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है, उनका एज कितना है और क्या कोई उनकी फैमिली में डोनर अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी बहुत सारी बातें होती हैं। इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हम उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट का भी ऑफ़र करते हैं। सर, क्या बॉडी एक किडनी पे नॉर्मल फंक्शन कर सकती है? हाँ, डेफ़िनेटली। जो हमारे डोनर्स होते हैं, हाँ जी। अपने देश में मोस्टली लिविंग रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है, जिसमें फैमिली का ही एक बंदा आपको अपनी एक किडनी दे देता है और उस एक किडनी से पेशेंट की लाइफ पूरी अच्छे से चल रही होती है और जो डोनेट करता है उसके पास भी एक ही किडनी रहती है और डोनेशन से उनके ओवरऑल लाइफस्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा रिस्क ये रहता है कि जब अब आपकी सॉलिटरी किडनी है तो देन यू हैव टू बी केयरफुल। जी। जैसे आपका लाइफस्टाइल ख़राब ना हो, ऐसा नहीं है कि आपने किडनी डोनेट कर दिया और अपनी लाइफस्टाइल ख़राब कर ली। तो वैसे करने से 2 किडनी हो तब भी प्रॉब्लम आएगी, 1 किडनी हो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड सर, फैमिलीज़ के क्या कॉमन कंसर्न रहते हैं अगर आप उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट रेकमेंड करते हैं तो? हाँ, फैमिलीज़ हमेशा उनके मन में ना एक बहुत एंग्ज़ायटी का लेवल काफ़ी बढ़ गया रहता है। जैसे ही वो उन्हें हम बताते हैं कि इन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, तो नेचुरली है कि बाकी सारे लोग बहुत परेशान से हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या केवल डायलिसिस से काम नहीं चल सकता था? कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो वो खुद ही सब कुछ सर्च करके आते हैं गूगल से और चैट जीपीटी से और वो अपना माइंड बना के आते हैं कि नहीं ठीक है, हमें ट्रांसप्लांट ही कराना है। जी। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, लेकिन मेजर सबसेट ऐसा होता है कि जैसे ही आपने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बोले, मन में एक भय सा आ जाता है कि ऐसा क्यों? लेकिन मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किडनी की बीमारी जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, जी। जिसमें किडनी 15% से भी कम काम कर रही होती है, उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। डायलिसिस से आप किडनी के फंक्शंस को रिप्लेस तो करते हैं, लेकिन वो रिप्लेसमेंट 100% नहीं होता। आप ऑलमोस्ट 50% ऑफ द किडनी फंक्शंस ही रिप्लेस कर पाते हैं। सर, बट ट्रांसप्लांट से 100%? हाँ, ट्रांसप्लांट, अब जब हम एक किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो दोनों किडनीज़ का जो फंक्शन है उसका ऑलमोस्ट 80% एक सिंगल किडनी कर लेती है। ओके। तो
ऑलमोस्ट 80-85% फंक्शंस आपके रीस्टोर हो जाते हैं। इसीलिए आप पूरा नॉर्मल नहीं बोलिए, क्योंकि आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन हमेशा ही बेटर सूटेड ऑप्शन होता है अगर पॉसिबल हो तो। कभी कभी बिकॉज ऑफ एज और बिकॉज ऑफ अदर मेडिकल कंडीशंस, जैसे किसी को साथ में हार्ट की भी प्रॉब्लम है और वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जो सर्जरी के लिए फिटनेस नहीं हो पा रही, या लंग्स की प्रॉब्लम है, या कोई और ऑर्गन भी ख़राब है साथ में, तब वैसे केस में हम ट्रांसप्लांट प्रेफर नहीं करते हैं। अदरवाइज़ हमेशा अगर पूछा जाए कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, तो वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है। जब ट्रांसप्लांटेशन फिजिबल नहीं होता तब पेशेंट को डायलिसिस पे रखना पड़ता है। सो डायलिसिस में भी दो ऑप्शंस होते हैं। आप हीमोडायलिसिस करा सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस करा सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है सर? हीमोडायलिसिस जनरली इन सेंटर डायलिसिस होती है। आप एक डायलिसिस सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे आपके बॉडी से ब्लड मशीन के अंदर जाता है, वो मशीन उस ब्लड को प्यूरिफाई करती है और बॉडी में आपके रिटर्न कर देती है। अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस में। 4 घंटे के बाद आप वापस अपने घर चले आते हैं। ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि पेट के अंदर ही एक कैथेटर लगा देते हैं और ग्लूकोज के बैग्स होते हैं, उन बैग से वाटर ग्लूकोज जो है वो आपके पेट के अंदर चला जाता है। करीब 2 लीटर का यह फ्लूइड है, ये 4 घंटे तक पेट के अंदर रहता है और फिर आप इसे खुद ही ड्रेन कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इस डायलिसिस में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप खुद ही कर लेते हैं। और देखा गया है, हमारी स्टडीज़ ने ये बताया है कि अगर हम किसी को पहले पेरिटोनियल डायलिसिस पे रखते हैं जी। तो पहले 2 सालों में पेरिटोनियल डायलिसिस हीमोडायलिसिस से बेटर है। अच्छा, पहले 2 साल के लिए? हाँ, पहले 2 साल के लिए अगर आप किसी को CAPD या पेरिटोनियल डायलिसिस पे रखते हैं तो वो उसका लाइफ स्पैन और उसकी लॉन्जेविटी और उसका लाइफस्टाइल और बाकी सारे प्रॉब्लम्स वो कम आते हैं। PD बेटर होता है पहले 2 साल। 2 साल के बाद ये हीमोडायलिसिस के जैसा ही है। ओके। तो ये भी एक ऑप्शन है। पेरिटोनियल डायलिसिस एक तो मैनुअल हो गया, दूसरा होता है कि इसकी भी एक मशीन आती है। अच्छा। आप मशीन घर पे लगा लेते हैं, छोटी सी मशीन होती है, इसके ऊपर आप पेरिटोनियल डायलिसिस के बैग्स रख देते हैं, ये बैग्स मशीन में कनेक्ट होती है और उसकी एक ट्यूबिंग आपके पेट के कैथेटर से कनेक्ट कर देते हैं। रात में आप सो जाते हैं, उस समय ये मशीन एक्सचेंज कर देती है। अगले दिन सुबह आप उठते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और अपना जो भी काम करना होता है आप कर रहे होते हैं दिन भर। सो इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। सो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम लोग एंड स्टेज किडनी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। सर, एआई और टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ गया है हर फील्ड में, तो नेफ्रोलॉजी में आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फ्यूचर है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से हमारी लाइफ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे नेफ्रोलॉजी भी अछूता नहीं है। नेफ्रोलॉजी में पर से अगर हम देखें तो एआई से 2-3 चीज़ें बहुत आसान हो जाने वाली हैं। जैसे मुझे लगता है कि काउंसलिंग का पार्ट जो होता है, जब आप पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सिचुएशन बताना चाहते हो, तो वहाँ पे अगर वो पेशेंट पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन लेके आता है विद द हेल्प ऑफ एआई, तो वहाँ मुझे लगता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। हमें उन्हें काउंसल करना, चीज़ों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा है कि पॉलीफार्मेसी होती है, हमारे प्रिस्क्रिप्शंस में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि पेशेंट को डायबिटीज़ भी रहता है, हाइपरटेंशन भी होता है यूजुअली, हाँ जी। हाइपोथायराइडिज्म भी है, किडनी की भी प्रॉब्लम है, खून की कमी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत सारी दवाइयाँ लिखनी पड़ती हैं।
इन सब चीज़ों में भी विद द हेल्प ऑफ एआई आई थिंक प्रेस्क्रिप्शन एरर्स ये सब कम हो जाएंगे। तीसरी बात कि एआई जो है आपको जैसे डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करेगा, और एक्यूट किडनी इंजरी जो मैं बता रहा था आपको, जी। वैसे पेशेंट्स में एआई की मदद से हम पहले ट्रैक कर सकते हैं कि किन पेशेंट्स को एकेआई डेवलप होने वाला है, और वैसे में डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जा सकता है। तो आई थिंक वहाँ पे एआई का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट आने वाला है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी वही लॉन्ग टर्म केयर में एआई प्लान करने में हेल्प कर सकता है कि जैसे किसी पेशेंट की डायलिसिस आज स्टार्ट की है, जी। तो अगले 2 साल, अगले 5 साल की प्लानिंग कैसी हो, केयर गिवर का क्या रोल रहेगा, पेशेंट के साथ कैसा, पेशेंट को क्या करना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों में एआई हेल्प करेगा। तो बहुत बड़ा रोल होने वाला है एआई का। इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स? सेल्फ डायग्नोसिस आई थिंक हर कोई आजकल चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनाई इन सब पे डाल के हाँ, प्रॉब्लम भी ले आते हैं और सोल्यूशन भी बता देते हैं साथ में। हाँ, मुझे ये लगता है कि आप एआई से हेल्प लो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ही रिस्की हो सकता है। आपने एआई की मदद से डायग्नोसिस बना ली और आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स और या उसके कॉम्प्लिकेशंस को देख के अनड्यू डर गए, और वहाँ से बहुत विशियस साइकिल शुरू हो सकता है। तो आप एआई की मदद लो, लेकिन फाइनली अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से ज़रूर इन सारी बातों को डिस्कस कर लो कि क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। एंड आई थिंक हमारे प्रोफेशन में भी बहुत सारे लोगों ने एआई को अडॉप्ट कर लिया है, एंड दैट इज़ मेकिंग आवर लाइफ मच ईजियर। तो ये है, बट जब तक आपको किसी फील्ड की मास्टरी नहीं है, तो आप अनड्यू उसमें डिसीजंस ना लो, मेरा यही कहना है। आप एआई की हेल्प लो, जी। लेकिन विथ समबडी हु इज़ एन एक्सपर्ट लाइक। एक्सपर्ट, या हाँ जी। तब फिर एआई अच्छा है। ठीक है। सर एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी एपिसोड देख रहे हैं, एनीथिंग? मुझे लगता है मेड टॉक के साथ ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हम लोग बहुत सारे जो मिथ हैं किडनी डिजीज़ से रिलेटेड, उसे मैं शायद ब्रेक कर पाऊँगा, और लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जी। और उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। So thank you for giving us your time. थैंक यू सो And this episode has been really great. So if you're watching this episode, please make sure that you stay tuned in for the next one, and we'll see you there. Thank थैंक you. यू।